अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। और आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इनोवेटिव और ऐसा बिज़नेस आइडिया है जो कि पहले आपने कभी नहीं सुना। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं काजू के बिज़नेस पर। मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले कभी इसको नहीं सुना, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। काजू का बिज़नेस कैसे किया जाता है और इसको ग्रो कैसे किया जाता है, ये ज़्यादा कॉमन बात नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं जानते होंगे। तो आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है ताकि आपको अवेयरनेस दी जाए, आपको गाइड किया जा सके कि काजू का बिज़नेस किस तरह किया जाता है। और सब जानते हैं कि काजू का जो रेट है मार्केट में बहुत हाई होता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप इसको जब ग्रो करेंगे तो आपकी लागत कितनी आएगी और आप इससे कितना कमाएंगे, आप इससे फ़ायदा कितना उठाएंगे और आप इस पर लागत कितनी करेंगे। तो इसी वजह से मज़ीद बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर मसूद परवेज़ को। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि काजू का बिज़नेस किस तरह किया जाता है और इस पर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट आती है और इससे हमें बेनिफिट कितना मिलता है, प्रॉफिट कितना मिलता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। डॉक्टर साहब के पास बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, तो आज हमने आपको दावत दी है ताकि आप हमारे नाज़रीन को कुछ नया बताएं। और आज जैसे कि पहले बात कर चुकी हूँ कि आप हमारे लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है काजू और काजू का बिज़नेस। तो आप हमारे नाज़रीन को इस पर ना फर्दर गाइड कीजिए। मिशाल, मैं क्योंकि यूएनओ के थ्रू अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा टाइम मैंने गुजारा है, जी डॉक्टर साहब। तो वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बिज़नेस सेलेक्ट किए कि जो पाकिस्तानी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उन बिज़नेस पे इंडियन का कब्ज़ा है जी। और इंडियन जो हैं वो छाए हुए हैं जी। तो अगर इंडियन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी। ठीक है, तो एक उसमें से एक बिज़नेस था काजू का, बाकी और भी हैं, बाकी वो मैं जब नए प्रोग्राम हम करेंगे तो उसमें, लेकिन आज का टॉपिक जो है उसके मुताबिक हम काजू को डिस्कस करेंगे। जी। तो काजू जो है ये बेसिकली पैदा होता है एवरी कोस्ट, चाड, घाना और माले। इनकी जहाँ पे इनकी सरहद मिलती है ये वहाँ पे जंगलात हैं इसके, तो वहाँ पे ये काजू पैदा होता है। जी। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान का है। और मज़े की बात यह है कि काजू का जो दरख्त है ज़्यादातर वो खुद रहो हुए हैं जंगलात, वहाँ पे काश्त नहीं किए थे किसी ने, नेचुरल, हाँ कुदरती हैं। और काफ़ी बड़े बड़े जंगलात हैं वहाँ पे। इसका जो दरख्त है काफ़ी बड़ा होता है, 20 से 25 फुट तक चला जाता है। जी। और इसका एक फ़ायदा ये है कि इसको जानवर इसके पत्तों को लाइक नहीं करते, वो इसको खाते नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम होती है कि जानवर आके खा गए और नुकसान पहुँचा दिए। हाँ, तो इसमें वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने देखा है कि वहाँ पे जो जंगली जानवर भी थे वो इसको नहीं खाते थे। जी। तो ये इसका एक फ़ायदा है नेचुरल। और दूसरा ये है कि इस पर मैंने कोई बीमारी आते भी नहीं देखी। तो यानी ये जब से जंगलात बने हैं या खुदरो हो रहे हैं तो किसी ने ना स्प्रे किया कभी, ना कुछ और इस पर किया, ना कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है। तो इसलिए ये आपने एक दफ़ा लगाना है इन पौधों को, तो उसके बाद फॉर एवर समझेंगे आपने। जी, इसी तरह आना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे गाइड कीजिएगा इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। मिसाल ये जो दरख्त है ये 3 साल की उम्र में फल देना शुरू करता है और तीसरे साल जो है जो आप खाने वाला जो काजू है यानी नेट वेट जो है ये थोड़ा लगता है, वो 1 से 1.5 किलो के दरमियान पहले साल जो है आपको काजू मिलता है। यानी आप यूँ कह लें कि अगर आप मार्केट करते हैं तो 2200 रुपये आपको, 2200 से 3000 रुपये एक दरख्त आपको देगा। लेकिन इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक नहीं है, इसकी 4 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। और शायद 5 हैं। अच्छा। नंबर 1 तो काजू है जो अंदर से हम निकालते हैं, इसको हम स्टीम करते हैं पहले। हाँ, और स्टीम करने के बाद ये इसका ऊपर छिलका जो है वो नरम हो जाता है। और उसके बाद एक जैसे आप छालियाँ काटने वाले वो होती है, तो ये पाँव से ऑपरेट होती है, तो वो इसका ऊपर से काट देती है इसको ना छिलके को, और अंदर से जो इसका बीज है वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी अगर चाहें तो एज इट इज़, और अगर साल्ट लगाना हो तो ऊपर साल्ट स्प्रिंकल करके तो एक मिक्सर में इसको घुमाते हैं तो साल्ट की कोटिंग हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि कोटिंग वाला जो है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें साल्ट जो है वो चंद रुपयों वाली चीज़ जी, उसे रोस्ट करके लगाया जाता है, हाँ, रोस्टिंग के बाद फिर तो उसके बाद वो
रोस्ट करके तो उसके बाद आप साल्ट लगा सॉल्ट देते लगाया हैं। जाता है। साल्ट का जो वज़न ऐड होता है वो भी आपका 2200 रुपये किलो जा रहा होता है। तो दूसरी प्रोडक्ट जो है इसकी वो इसका छिलका है। अच्छा, अब ये है कि मैं क्योंकि पहली दफ़ा गया था वहाँ पे उन बागात में, तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने काजू तोड़ा और जैसे ही मैं मुंह के पास ले गया तो मैंने दांतों से उसको काट लिया निकालने के लिए, जैसे हम बादाम को करते हैं या अखरोट को या इस तरह। तो वो जो अफ्रीकन मेरे साथ था, मेरा मुलाजिम था वो, तो वो भागता हुआ आया कि सर ये ना कीजिएगा, यानी प्लीज़ स्टॉप स्टॉप, लेकिन तब तक मैं उसको काट चुका था। अच्छा। तो वो मेरे होंठों के साथ उसका ऑयल लग गया, तो मेरे 6 माह मेरे होंठ जो हैं वो आधे ब्लैक और आधे रेड रहे। तो यानी वो जहरीला उसमें ऑयल होता है, लेकिन उस ऑयल की खूबी ये है कि आप उससे अगर दरवाज़न पे वार्निश कर देते हैं तो वो नेचुरल वार्निश है, वही कलर है उसका डार्क ब्राउन, और उसको कभी दीमक नहीं लगती। उस लकड़ी को कभी दीमक नहीं लगेगी जिसके ऊपर काजू की वार्निश होगी। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया, और इसमें काफ़ी वाफिर मिकदार में ऑयल होता है कि आप अगर हाथ से भी उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से कतरे ऑयल के गिरते हैं। तो ये ऑयल की मिकदार उसमें तकरीबन 34% होती है उसके छिलके में। उसके बाद ये है कि इसमें जो छिलके के बाद जो इसकी केक बचता है या खल बचती है वो आपको जलाने के काम आती है। उसमें 6-7% ऑयल रह जाता है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन में, तो वहाँ पे भी लोग उसको जलाते थे और उससे अपनी हीटिंग और इस तरह के चूल्हे वूल्हे और वो जलाते हैं। और जो इसकी सबसे मज़ेदार है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो है काजू का एप्पल। तो काजू का जो सेब है या एप्पल है वो बड़ा खूबसूरत होता है, और वो 4-5 रंगों मुख्तलिफ रंगों की कम्बिनेशन में होता है। यानी कुछ पिंक है, कहीं से येलो है, थोड़ा सा ग्रीनिश टच है, और जो है वो यानी वो कम्बिनेशन बनता रहता है, कहीं से रेड है। तो उसका जूस मैंने पिया हुआ है, वो जूस भी बड़ा मज़ेदार होता है। तो एक दरख्त पे अगर पहले साल आपके फर्क करें कि 1 किलो अगर लगा है तो 10 गुना ज़्यादा सेब लगता है। यानी काजू अगर 1 किलो है तो 10 किलो आपका सेब होगा। तो यानी एक ही दरख्त आपको मल्टीपल बेसिस दे रहा होता है। हाँ, तो वो वहाँ पे उसके बड़े शौक से वो लोग खाते हैं इसको, जो है इसके सेब को जो है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे आप देखें कि मिल्क शेक वाली दुकानें हैं जी, तो वो मिल्क शेक वाली जो दुकानें हैं वहाँ पे इस काजू के सेब की वो मिल्क शेक बनाते हैं और इसका जूस पीते हैं, और बड़ा अच्छा, तो डिलीशियस क्या ये है। काजू का सेब पाकिस्तान में आम मिल जाता है? काजू का मैं कोई 2 बैग लाया था, तकरीबन 25-25 किलो के 2 बैग अभी तक मेरे पास पड़े हैं। तो ये मंगवाया जा सकता है और इसमें मैं हेल्प भी कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ आपके लिए हैरानकुन होगी कि हम सब ये समझते हैं कि इंडिया काजू पैदा करता है। इंडिया काजू पैदा नहीं करता, इंडिया सिर्फ धोखा करता है। वो मैंने जब वहाँ गया और वहाँ पे जो है वो लोग ये करते हैं कि इंडियन के अलावा किसी और को जाने भी नहीं देते। अच्छा। तो मैं खैर वहाँ गया क्योंकि मेरे मुलाजिम का बाग था, जो मेरा एवरी कोस्ट में मेरा मुलाजिम था उसका बाग था, तो वो मुझे साथ लेके गया। तो वहाँ पे उन्होंने कंटेनर्स के अंदर घर बनाए हुए हैं और पूरा एक जंगल में शहर आबाद किया हुआ है इंडियन में। अच्छा। और वो क्या करते हैं कि वहाँ से वो तुड़वाते हैं काजू, सेब नहीं लेके जाते, काजू सिर्फ लेके जाते हैं और उसको वहीं पे लॉक करते हैं, सील करते हैं, और उस तरीके से जो है वो पोर्ट से जो है ग्रीन चैनल के ज़रिए वो सीधा इंडिया। अब ये है कि वो वहाँ से वो अफ्रीका से ला के इंडिया में सिर्फ प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस भी सिर्फ वो इस वजह से करते हैं कि अगर वहाँ की आबादी को पता चल जाए कि ये प्रोसेस कैसे करना है तो फिर वो प्रोसेस शुदा देंगे इनको, तो इनका मार्जिन कम हो जाएगा। जी, यानी इंडिया में इसकी ग्रोइंग नहीं होती। नहीं, इंडिया में भी ग्रो इसको फ्रांस से लेता है। वो जैसे हमारे यहाँ चावल हमारा होता है और ठप्पा इंडिया लगा लेता है, इसी तरीके से अफ्रीकन कंट्री के साथ भी ये धोखा करते हैं। और काजू वहाँ की पैदावार है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं और बिल्कुल वो बैकवर्ड हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकते। तो वो यानी वहाँ पे पाकिस्तानी 60 रुपये किलो था। अच्छा। 60 रुपये किलो रा काजू वहाँ पे मिलता है और इंडियन रुपीस बनते हैं तकरीबन 30 जी, यानी हमारे 2 रुपये और उनका 30 रुपये किलो उठा के तो 2200 रुपये किलो वो यानी पाकिस्तान में चलें हमारे रुपए से अगर कंपेरिजन करें जी, तो 60 रुपये वाली चीज़ 2200 रुपये में मिली।
तो कोई बड़ी प्रोसेसिंग भी नहीं है, उसमें भी नमक ऐड करके तो और यानी वो असल जो है वो शायद कोई 800 ग्राम होता है या 900 ग्राम, उसमें कोई 150 ग्राम डेफिनेटली होता होगा, साल्ट भी होता होगा, तो वो हमें सेल कर देते हैं और पूरी दुनिया को धोखा दिया हुआ है कि इंडिया में काजू पैदा होता है। तो क्या पाकिस्तान में ये पैदा हो सकता है? बिल्कुल पैदा हो सकता है। और अगर कोई जैसे हमारे अब लोग कोरोना की वजह से बाहर से वापस आ रहे हैं और पैसा उनके पास है, उनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी भी है, तो जो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, ये यूरोप के हैं, ये यूके के हैं, तो जैसे टर्की वालों के लिए भी, तो इन लोगों के लिए वहाँ पे वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है जी। तो ये वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं और वहाँ पे जाएं। तो क्योंकि मेरे पास भी ये फैसिलिटी है, तो मैं भी आपके साथ जाके आपको वो बागात से कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकता हूँ। तो मिसाल इसका जो है वो इंपोर्ट करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। जी, मैं इसी तरफ आने वाली थी, इसका इंपोर्ट का तरीका आप बताइएगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मज़ीद अच्छी तरह पता चल सके। जी, ये जो जितने ममालिक का मैंने नाम लिया है वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बायर एक है। तो आप जब जाएंगे तो आपको हो सकता है, क्योंकि ये इंडियन जो है उनको पेमेंट भी नकद नहीं करते, तो सरकारी वहाँ पे रेट निकलता है और सरकारी रेट से नीचे बिक रहा होता है। जैसे हमारे यहाँ गंदम का सरकारी रेट निकलता है, वहाँ पे काजू का सरकारी रेट निकलता है और उससे थोड़ा नीचे कोई जैसे 60 रुपये है तो 50 रुपये में बाइंग हो रही होती है। तो एक तो वो है कि वहाँ पे बाइंग करना बहुत आसान है। दूसरी ये है कि वहाँ पे जितनी इदारे हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, यानी आप वहाँ से आपके साथ जो कस्टम वाले हैं वो बड़े कोऑपरेटिव होंगे, जो जितनी ये लोकल हैंडलिंग चार्जेस हैं बड़े मुनासिब हैं, लेबर बहुत सस्ती है और ये सारा कुछ अगर कर लें तो हमारे यहाँ मशीनरी, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। जैसे हम चावल का छिलका उतारते हैं तो सेम इसी से मिलता जुलता प्रोसेस है, तो ये हो सकता है और इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है और इसके हमारे यहाँ तो बल्कि वार्निश से ही इतने पैसे बन जाएंगे कि हाँ, तो फर्नीचर का काफ़ी बिजनेस है और लोग पॉलिश करवाते हैं और दूसरे, तो ये इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वार्निश का जो इसका वार्निश है इसको बस डायरेक्ट अप्लाई करना है और इसकी इतनी चमक भी इतनी ज़्यादा है कि आप हमारे यहाँ तो काला सियाना और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो उससे इतनी चमक नहीं आती जितनी इससे आती है। और सबसे बढ़कर यह है कि किसी पे भी आप इसकी कोटिंग कर दें, एक कोटिंग की काफ़ी है, उसको दीमक नहीं लगेगी कभी भी जी। वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं और वहाँ पे 40-50 साल हो गए हैं, लकड़ी खड़ी है और उनको दीमक नहीं लगी। कि डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूँगी जो कि बहुत अहम भी है कि इसकी जो ग्रोइंग हमने फर्स्ट टाइम करनी है तो उसके लिए जो बीज हमने लगाना है वो कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तान में कहाँ पे दस्तयाब है ये, या फिर इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा? जी, फ़िलहाल इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काजू को रा शेप में किसी ने देखा ही नहीं है और मैंने यहाँ पे नर्सरियों से पता किया था तो उनके पास भी काजू का पौधा अवेलेबल नहीं है, यानी पत्तों की में बहुत ज़्यादा बड़ी नर्सरीज हैं लेकिन उनके पास भी ये अवेलेबल नहीं था। और बहरहाल अगर कोई थोड़े लेवल पे लगाना चाहे तो मेरे पास तकरीबन 50 kg पड़ा है, तो मैं थोड़ा बहुत उनको 1-1 kg तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर बड़ा बाग लगाना है तो फिर उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और के लिए कितना काजू लगाएंगे तो उस पे दरख्त एक एकड़ में इसके 600 पौधे लगते हैं मैक्सिमम हाई डेंसिटी पे। कितना डालना पड़ेगा? बीज कितना डालेंगे? बीज उसी हिसाब से है ना कि वो एक, यानी जिस तरह आपकी होती है ना अम्बियाँ आजकल लगी हुई हैं आम की छोटी, तो ये उस तरह का होता है। अच्छा। तो 600 बीज आप डालेंगे। 600 बीज 1 एकड़ में? 1 एकड़ में, ठीक है। तो अगर लो डेंसिटी पे करें तो 400 पौधा लगेगा इसका और उसके बाद ये लो डेंसिटी पे है, तो पानी वानी की कोई इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो इलाका है ये चकवाल, तलागंग और ये पिंडी गेप। आना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं क्या सारे इसके लिए मौजू हैं या फिर आबोहवा को कोई स्पेसिफिक? नहीं, ये जो पिंडी डिवीजन है जिसको पोठोवार आप कहते हैं, ये इसके लिए बहुत मौजू हैं क्योंकि वहाँ पे भी जिस इलाके में ये पाया जाता है वो इसी तरह का है, यानी इरिगेशन सिस्टम नहीं है। अच्छा। और वहाँ पे जो है वो बारिश कुदरती तौर पे होती है जो, तो उसी पे वो सर्वाइव कर रहा होता है और ह्यूमिडिटी भी तकरीबन इतनी है और बाकी जो है ऊंचा नीचा भी ऐसे ही है, यानी वो लेवल नहीं है वो इलाका, तो इसलिए हमारे यहाँ ये इलाका बड़ा मौजू है। कोई ख़ास तैयारी नहीं करनी पड़ती इसके लिए? हाँ, कोई ख़ास तैयारी नहीं, बस आपने
कल्टीवेट करना है, कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। और ज़मीन हो तो वो चल जाएगी, या इसके अलावा कोई और ज़मीन? वैसे ये है कि सरगोदा तक जो है ये चल सकता है। जो आगे आपके हैं ना बहावलपुर और उधर उस साइड पे तपिश ज़रा ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा इसका कम ग्रोथ और सर्वाइवल होगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस कदर मुफीद और इनोवेटिव आइडिया हमारे साथ शेयर किया है आज। इसमें मैं आपको एक एडिशन कर दूं कि मैंने कुछ मंगवाया था जी। तो यहाँ पे काजू अगर वहाँ से इंपोर्ट करें तो पाकिस्तान में 600 रुपये किलो पड़ता है सारे अखराजात डाल के। तो अगर आप इसको इंपोर्ट करके भी आगे पैकिंग करके सेल करना चाहें तो भी बड़ा वायबल बिज़नेस है। सिर्फ ये नहीं है कि ये जो है वहाँ पे प्रोसेसिंग हो और वहीं पे हो सारा कुछ हो, तो जिसमें फ्रेट चार्जेस है, शिपिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, वहाँ के टैक्सेस, ये वो सब कुछ डाल के भी ये 600 रुपये से कम ही पड़ता है और 1 किलो। में उसका रेट 2200 रुपये 22 रुपये किलो, और वहाँ से हम सब कुछ मिला कर हमें 600 में पड़ता है। हाँ, तो यानी ये तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला बिजनेस है। बहुत अच्छा बिजनेस है। और लोग जो सरमायादार हैं और जिनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है उनको चाहिए कि इस बिज़नेस में आएँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस कदर मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर की। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा और ये वाकई बहुत ही एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया जो कि पहले कभी नहीं किया गया और आपको सारी बता दिया गया है कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, आप इस पर कितना इन्वेस्ट करेंगे और आप इस पर प्रॉफिट कितना लेंगे, सारा हमने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारी 24/7 सर्विस है। इसी के साथ अब वक्त है कि आपसे विदा ली जाए। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।